इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 4। और इसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं कंडक्टर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स यानी नॉन इंसुलेटर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उनकी वजह से, वो सारा। सो वी ऑलरेडी नोन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर जो है, गॉस लॉ यूज करके हमने निकाला था, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट वायर है ये, ठीक है। एंड देन वी से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। और मैंने एक्सप्लिसिटली बोला था इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज मींस नॉन कंडक्टिंग शीट है, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड वी ट्रीट इट इज लाइक अ सिंगल लेयर। तो इसमें हम सिग्मा इज इक्वल टू, इस सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं। देन at any point at a distance r from the sheet, E is given as sigma by 2 epsilon। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। ओके, ये दो हमने कर दिए थे। देन वी सेड दैट spherical shell where the charge is distributed uniformly, distributed uniformly। सो डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अगर बोल रहा है, इसका मतलब वो बोल रहा है कि वो नॉन कंडक्टर है। वो नॉन कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर में हमारे को चार्ज को मैन्युअली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, कंडक्टर में तो अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, सो दिस इज अ नॉन कंडक्टर एंड द चार्ज इज, बिकॉज इट्स अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल, then the charge lies on the surface of the shell। ओके, अगर वो कंडक्टर होता, had it been conductor, then also if you give the charge, then it will spread out uniformly on the surface। So now even if the question says it's a metallic shell, then also the charge is uniformly distributed। okay, तो मैं emphasize क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, when the word comes distributed uniformly, that means it's a non-conductor। okay, and when the word comes conductor metal, then you have to apply the property of the conductors to distribute the charge, जो हम लोग अभी करेंगे। okay, now anyway, अगर वो कंडक्टिंग शेल हो या नॉन कंडक्टिंग शेल हो, डजेंट मैटर्स, अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो E inside is 0 and E outside is 1/4 pi epsilon naught q by r square, where r is the distance from the center। It's like it's behaving like a point charge, it behaves like a point charge। तो अगर अपन इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा जब तक अपन r तक नहीं पहुंच जाते। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 and as soon as we reach the radius r पे पहुंच जाओगे, the electric field will suddenly jump। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सडनली जंप कर जाएगा, तो खाली जंप दिखा रहा हूं मैं। और फिर उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल बी इन इट विल वेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सो ये रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई वर्सेस आर, एंड दिस इज आर। यहाँ पे ध्यान रख लो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, उसकी वैल्यू ये है, इट्स लाइक दिस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई वर्सेस आर फॉर स्फेरिकल शेल। क्लियर हो गया।
उठा लिया यहाँ तक? यस। तो ये रिजल्ट्स याद रखो, क्योंकि एग्जाम में तो रिजल्ट्स ही काम में आने वाले हैं, डेरिवेशन वो सब काम में नहीं आने वाला। हाँ, अंडरस्टैंडिंग बात अलग है, थ्योरेटिकल, बट डेरिवेशन बहुत काम में आने वाले सवाल सोल्व करने के। नाउ वी कम टू field due to uniformly charged non-conducting sphere. Now it says uniformly charged non-conducting sphere. अब यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर बोलूं देन इट इज नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग बोलने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज जो कंडक्टर होगा ना, उसके बल्क के अंदर कभी चार्ज होता ही नहीं है। कंडक्टर में उसके बल्क के अंदर कभी भी चार्ज नहीं होता है। दिस इज अ प्रॉपर्टी इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में। हम इसको बाद में कवर करेंगे। सो व्हेन द क्वेश्चन सेज द स्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज, मतलब पूरे उसके वॉल्यूम में चार्ज है, और वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है मेरे को। So this is uniformly charged. So if the total charge given to the sphere is Q, तो उसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो, वो हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यू, where r is the radius of the sphere. Okay. So if I want to find out electric field at a distance r, ठीक है, तो हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं, स्फेरिकल, जिसका रेडियस स्मॉल r है। Then what we see here is again by symmetry we'll see that the electric field is moving outside the sphere. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटसाइड द स्फीयर है, ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है, जो स्फीयर है, उससे यूनिफॉर्मली बाहर की तरफ आ रहा है, लाइक दिस, राइट। सो नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल है वो 0 है। सो वी अप्लाई द गॉस लॉ। सो इंटीग्रेशन ऑफ E dot ds over this closed surface is q enclosed upon epsilon। q पूरा का पूरा स्फीयर का इसी गॉसियन सरफेस के अंदर है। नाउ बिकॉज दिस इज सिमेट्रिक, तो पूरे सरफेस पे जो E की वैल्यू है वो कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में। E इज सेम इन मैग्नीट्यूड ओवर द एंटायर सरफेस। ये हमें कैसे पता चल रहा है? बाय सिमेट्री। वी डोंट हैव एनी अदर वे टू फिगर इट आउट। हाँ, मैं कोई प्रीवियस रिजल्ट यूज नहीं कर रहा हूं, मैं खाली सिमेट्री से बोल रहा हूं, क्योंकि अंदर चार्ज बिल्कुल सिमेट्रिक है बड़े गॉसियन सरफेस के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब ई सब पॉइंट पे सेम होना चाहिए मैग्नीट्यूड में, यानी कि ये 0.1 ले लू या 0.2 ले लू या 0.3 ले लू या 0.4 ले लू, सब पे ई की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अच्छा, जिस डायरेक्शन में ई का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन एरिया वेक्टर का हर पॉइंट पे, एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है हर पॉइंट पे। चाहे 0.3 ले लो, एरिया वेक्टर जो 0.4 ले लो, ये जितने भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में। तो एंगल थीटा बिटवीन ई एंड डी इज 0। सो कॉस 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, कॉस 0 1 हो गया, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। और ई क्योंकि कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में, तो ई बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस डीएस का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? पूरा सरफेस मिल जाएगा। सो ई इंटू 4 पाई r² इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, और ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r। So what we see here is the electric field outside the Gaussian surface is like, oh sorry, the electric field outside the uniformly charged sphere is like, this sphere is acting like a point charge, and electric field is kq upon r², 1 upon 4 pi epsilon q upon r²। आ रहा है समझ में?
कैसा बिहेव कर रहा है चार्ज बिहेवियर कैसा है? इट्स बिहेविंग लाइक अ पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट द center of the sphere. Uniformly charged sphere behaves like point charge when we find electric field outside the sphere. जब स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करोगे, then it behaves like a point charge located at the center. Uniformly charged sphere behaves like a point charge, ब्रैकेट में लिख लो, located at center, located at center, वैसे बिहेव करेगा। ठीक है। हो गया, उतार लिया ये सबने? Yes, sir. क्या हुआ? ओके अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर करते हैं। तो यहाँ वापस से अपने पास एक स्फीयर दे दिया है जिसको अपन ने यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया है। दैट इज द चार्ज लाइन ऑल ओवर द वॉल्यूम। ऐसा कर लिया। So let's consider any Gaussian surface inside the sphere. तो अगर वापस से एक स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं, गॉसियन स्फीयर अंदर सिमेट्रिक ऐसा, देन बाय सिमेट्री वी कैन से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है गॉसियन सरफेस पे, इट हैज टू बी स्फेरिक रेडियली आउटवर्ड ओनली, इट हैज टू बी रेडियली आउटवर्ड ओनली। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है ना, अनसिमेट्रिक तो हो नहीं सकता क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो सिमेट्रिक है। बिकॉज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सिमेट्रिक होना पड़ेगा। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा सिमेट्रिक है रेडियली आउटवर्ड, तो ये जो गॉसियन सरफेस बनाया है उसके हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है और वो एरिया फील्ड के डायरेक्शन, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में ही है। सो इफ आई अगेन सी दिस, then integration of E dot ds over this Gaussian surface is Q enclosed upon epsilon. ओके अब ये रेडियस आर है अपनी, ये जो अंदर वाला स्फीयर है ना इसकी रेडियस आर है, स्मॉल आर, और बड़े स्फीयर की टोटल रेडियस कैपिटल आर है। तो अब Q enclosed निकालना पड़ेगा। तो अपनी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कितनी है, रो कितनी है? रो इज टोटल चार्ज Q डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो चार्ज एनक्लोज कितना हो जाएगा अंदर, अंदर वाले वॉल्यूम में, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, which will come out to be Q by R cube into R cube, 4/3 पाई कट जाएगा। ये अपना Q enclosed आ गया।
सो अगेन हियर ई और डीएस की जो एंगल कितना है 0, तो cos 0 तो 1 हो रहा है, और ई कांस्टेंट है तो ई बाहर आ जाएगा। ई इंटीजर ऑफ डीएस ओवर द क्लोज सरफेस इज क्यू एनक्लोज। क्यू एनक्लोज कितना आ रहा है? क्यू इंटू आर क्यूब बाय आर क्यूब। और डीएस का इंटीजन क्या हो जाएगा? ये अंदर वाला जो स्फीयर है गॉसियन सरफेस, उसका सरफेस एरिया हो जाएगा। सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी आ गया है। 4 पाई r² इज इक्वल क्यू आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे मैं ई लिख लेता हूँ। ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर क्यूब इंटू आर। सो व्हाट वी सी हियर इज, ये तो पूरा टर्म कांस्टेंट है, ये तो पूरा टर्म कांस्टेंट। ई इज प्रोपोर्शनल टू आर। अंदर जो फील्ड है वो रेडियस के साथ इंक्रीज हो रहा है, और आर को 0 कर दे यानी सेंटर पे चले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है, और बाकी आर के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है। इसको उतार लो अच्छे से, फॉर्मूला याद कर लो। उतार लिया? Yes. तो व्हाट वी सी हियर इज, अगर हम ग्राफ बनाएंगे इसका, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है दैट इज वेरिंग लीनियरली प्रोपोर्शनल टू आर, तो वो ऐसे जाएगा। ई ऐसे आएगा। ई वर्सेस आर अगर बनाओगे तुम लोग ग्राफ में, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वर्सेस डिस्टेंस आर, तो यहाँ पे तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है। जब तक, कब तक? जब तक अपन उसके सरफेस पे नहीं पहुंच जाते। यहाँ तक, राइट। और जैसे अपन उसके बाहर आ जाएंगे, इट वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो बाहर आते ही जो वेरिएशन हो जाएगा, इट विल बी लाइक दिस। दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इज दिस क्लियर? Yes. Yes, sir. तो और जो अपन ने जो उसके लिए बनाया था ग्राफ, उसमें क्या था? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब जिसके पूरे वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया सब कुछ?
चले आगे। यस सर। चलो, आज मतलब वन ऑफ द रेयर क्लास है जब 100% अटेंडेंस है क्लास की। तो हमारे को क्या बोलते हैं, गेस्ट अपीयरेंस के लिए मुआज और देवेशी को थैंक्स बोलना चाहिए ना, बाकी तो सब रेगुलर है। क्या मुआज, पार्टी दे दे तू और देवेशी मिलके। यू आर वेलकम सर। हाँ हाँ हाँ, वेलकम तो ऐसे बोला जैसे बगल में पार्टी दे रहे और हम लोग आ जाएंगे। हाँ, वैसे वेलकम किसने बोला था, मेरे को समझ में ही नहीं आया। हाँ, कौन था वेलकम बोला? देवेशी था क्या? सर मैं हाँ, मुआज तो वेलकम बोल ही नहीं सकता, भारी पड़ जाएगा। तेरी आवाज नहीं आ रही है मुआज। बोल रहा था आगे हम बड़ी बात। अपना माइक ठीक कर, थोड़ा सा वॉल्यूम तेज कर, मेरे को तेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। मतलब ये तो ठीक है, लेकिन अगर तू कुछ बोलेगा तो मेरे को पता नहीं चलेगा क्या बोल रहा है। ओके, मैंने अपनी, ओके सो, ओके ठीक है, मस्ती बंद, अपन वापस से सीरियस हो जाते हैं क्लास में। तो हम आ जाते हैं इस पे, ये कंडक्टर्स पे आ जाते हैं। तो पूरा इस चैप्टर का जो मेरा जो मोटिव था वो इस पैराग्राफ के ऊपर, कंडक्टर्स के ऊपर है। क्योंकि जो पूरा हमारा जेई मेंस का जो एडवांस नीट, अगर इस चैप्टर में से कुछ कॉन्सेप्चुअल है तो वो सिर्फ कंडक्टर है। ओके। और दूसरा कोई पॉइंट अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो है डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक जो है वो तुम्हारे को कैपेसिटर में काम में आएगा। एंड कंडक्टर बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आई जस्ट इंट्रोड्यूस टुडे। आज मैं खाली इंट्रोड्यूस करके छोड़ दूंगा, क्योंकि क्लास जल्द ओवर हो जाएगी तो समझ में नहीं आएगा इसको। कंडक्टर क्या होता है? बेसिकली वी डिवाइड, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं: कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स या नॉन कंडक्टर्स। ओके। तो सेमीकंडक्टर्स की जो ब्रांच है वो तो बिल्कुल ही अलग स्टडी होती है उसकी, विच विल स्टडी इन योर, अलग से एक चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स का जिसमें तुम पीएन जंक्शन, डायोड वो सब पढ़ते हो। सो आई वी आर नॉट कवरिड अबाउट इट। नॉन कंडक्टर्स जो होते हैं, जिसको हम इंसुलेटर्स भी बोलते हैं, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और कैपेसिटर में इसको एक खास टर्म यूज करते हैं इसके लिए, डाइलेक्ट्रिक। एंड देन देर इज कंडक्टर। सो 99% ऑफ द क्वेश्चन हमारे कंडक्टर पे बनेंगे। डाइलेक्ट्रिक वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ कैपेसिटर में काम में आएगा, तुम्हारा ध्यान रखना, सिर्फ कैपेसिटर में काम में आएगा। 90% ऑफ द क्वेश्चन हमारे कंडक्टर पे बनेंगे। एंड देयर विल बी सम कंफ्यूजन जब वो कंडक्टर के साथ नॉन कंडक्टर्स को मिक्स कर लेगा। ओके, अदरवाइज एवरीथिंग इज कंडक्टर। व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर वो होते हैं जिनके अंदर देर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है नॉट बाउंड टू एटम, नॉट बाउंड टू एटम। सो हम बोलते हैं कि दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इनसाइड द कंडक्शन बैंड, दे आर इनसाइड द कंडक्शन बैंड। जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम में, वो एटम के एटॉमिक फोर्स या जो उसको न्यूक्लियस जो जिस फोर्स से उसको अट्रैक्ट करके रखता है उससे फ्री होके फ्रीली मूव करने लग जाते हैं। एंड दे आर लार्ज, लार्ज इन नंबर। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, लार्ज इन नंबर्स होते हैं, दो पांच नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं, लार्ज इन नंबर्स। ओके, so these free electrons which are large in numbers, they give very special properties to conductor, very special properties to conductor। अभी तक मैं जो डेरिवेशंस करवा रहा था तुम्हारे को, आई वाज ट्राइंग टू स्किप दीज स्पेशल प्रॉपर्टीज। अब मेरे को इन सब प्रॉपर्टीज को डिटेल में डिस्कस करना है। सो व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी? कंडक्टर्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव इन द मेटल बट नॉट फ्री टू लीव द मेटल सरफेस।
ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर क्या है? पहली प्रॉपर्टी है लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इनसाइड द कंडक्टर बट नॉट फ्री टू लीव द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर के अंदर ये सरफेस से बाहर नहीं आ रहा है। बहुत लार्ज नंबर है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इनसाइड द कंडक्टर, फ्री टू मूव इनसाइड द कंडक्टर बट नॉट फ्री टू लीव द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी भी नहीं है कि सरफेस को छोड़ के अपने आप बाहर आ जाएगी, वैसा नहीं हो। इनसाइड कंडक्टर्स चार्ज न्यूट्रल प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर अंडर स्टैटिक कंडीशन इज जीरो। क्या बोल रहा हूं मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor is zero. Inside the conductor is zero. एक ही लाइन में बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। हाँ, बस ये है कि हम वो जो कंडक्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब है नॉट कनेक्टेड टू बैटरी। ये किस किस केस की बात करें? स्टैटिक कंडीशन। स्टैटिक कंडीशन का मतलब है नॉट कनेक्टेड टू बैटरी, नॉट कनेक्टेड टू बैटरी। देखो, जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं ना, तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए। तो उसी तरह से हम स्टैटिक की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स जो है, मतलब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉट कनेक्टेड टू बैटरी है ना, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स मतलब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। फोर्स लगाएंगे तो वर्क होगा, तो एनर्जी डन, एनर्जी क्रिएट, वर्क वर्क डन से एनर्जी क्रिएट होती है। सो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। अब कंडक्टर की क्या क्या स्टेट हो सकती है? कंडक्टर न्यूट्रल भी हो सकता है कि कंडक्टर पे कोई चार्ज नहीं है। कंडक्टर चार्ज भी हो सकता है कि कंडक्टर को अपने चार्ज दे रखा है। कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखा हो सकता है। कोई अलग से अपन ने बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उसके अंदर कंडक्टर को रखेंगे, या ऐसी जगह जहां पे कोई फील्ड ना हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो बाहर, या इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट हो। इन ऑल द केसेस, कुछ भी हो जाए, अगर बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। कोई रीजन नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, इस बात को याद रख लो। यस, एंड दिस इज नोन एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की पहचान कैसे होती है? कि अगर उसको चार्ज दे दो, या उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख लो, या उसके साथ कुछ भी कर लो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रहेगा। उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रहेगा। दैट इज द रीजन, अगर तुमने कभी सुना हो कि जब बिजली कड़कती है ना, लाइटनिंग होती है स्काई में, देन इट इज एडवाइज नॉट टू स्टैंड अंडर द ट्री, क्योंकि अगर पेड़ के नीचे खड़े रह जाओगे तो हो सकता है बिजली तुम्हारे ऊपर गिर जाए। इट इज एडवाइज दैट यू सिट इनसाइड योर कार। तो अपनी कार के अंदर बैठ जाओ, क्योंकि कार क्या होती है, मेटेलिक होती है बॉडी में, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी बनेगा ही नहीं। बाहर कितनी भी लाइटिंग हो जाए, इवन इफ द लाइट फॉल्स ऑन योर कार, अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा, यानी तुम्हारे ऊपर कभी भी लाइट नहीं गिरेगी। ओके, समझ में आ गया? कैन वी रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। एनसीईआरटी बुक में इस लाइन को लिखा गया, दिस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। इसको अपन बोल देते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है? व्हाट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर? द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। किसी भी कंडीशन में ले लो, है ना, चाहे उसको तुमने चार्ज दे रखा हो कंडक्टर को, चाहे कंडक्टर न्यूट्रल हो, चाहे कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो एक्सटर्नल,
हर केस में कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा जीरो ही रहेगा. Electric field is normal at every point on the surface of the conductor in static condition. तो सपोज कर लो कोई भी रैंडम शेप का कंडक्टर ले लिया. ओके, ऐसा कोई भी रैंडम शेप का कंडक्टर. अब ये कंडक्टर को तुमने चार्ज दिया, हो सकता है तुमने इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा हो, कुछ भी किया हो. एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, at any point on the surface, if you draw the tangent like this, okay, then at each and every point the electric field is always normal to the surface. The electric field will always be perpendicular to the surface. That is, there is no tangential component of the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सरफेस नहीं होगा, पैरेलल टू द सरफेस नहीं होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. याद रख लो वापस. कंडक्टर की बात हो रही है, नॉन कंडक्टर की बात नहीं हो रही है. नॉन कंडक्टर में टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, बिकॉज नॉन कंडक्टर में क्या होता है, चार्ज स्टिक हो जाता है, तो वो ग्लू वाला फोर्स चार्ज पे रहेगा, स्टिक हो जाता है, स्टिक है ना. यहाँ पे तो चार्ज फ्री है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है दे आर फ्री टू मूव. फ्री का क्या मतलब है, फ्री टू मूव एनीवेयर इनसाइड द कंडक्टर, नॉट आउटसाइड द कंडक्टर. सरफेस को छोड़ के बाहर नहीं आना है, फ्री टू मूव इनसाइड. तो इसीलिए यहाँ पे अगर अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट आ जाता इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो चार्ज पे फोर्स लगता, सरफेस पे जो भी चार्ज होते हैं वो चार्ज सरफेस में मूव होना शुरू हो जाते हैं. और अगर चार्ज सरफेस में मूव हो जाते हैं then that will not be a static condition for us. तो हमेशा ऐसा अरेंजमेंट हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. The electrostatic field is normal at every point on the surface of the conductor. E has no tangential component. E has no tangential component. और क्योंकि E का सरफेस के टेंजेंट के अलावा कोई कंपोनेंट नहीं है, and we know that electric field is always perpendicular to equipotential surface, है ना. हमें मालूम है ना, you know what we know, electric field is perpendicular to equipotential surface. What does this tells us? It will tell us, इससे हम बोल सकते हैं the surface of the conductor is equipotential. Surface of the conductor is equipotential. Surface of the conductor is equipotential. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Under static condition, excess charge always resides on the surface of the conductor. Under static condition, excess charge always reside on the surface of the conductor. जब भी हम कंडक्टर को चार्ज देंगे अलग से,
then that charge will always lie on the surface of the conductor. It will never go inside the bulk of the conductor. इसीलिए जब मैंने बोला ना यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, then that sphere is without mention you can say it's a non conducting sphere. क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर होता ना तो चार्ज कभी भी बल्क में जाके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं सकता है. इट इज ऑलवेज कम डायरेक्टली टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. हृदय एंड मुआज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, शायद बाकी सब बच्चों को तो ये क्लियरली आता होगा. अजीजा यू नो दिस पॉइंट, तुमने पढ़ा हुआ होगा स्कूल में ना? हाँ सर. मैंने नहीं पढ़ा है ना ये पहले? मैंने नहीं पढ़ा है ना ये वाला पोर्शन? सर स्फीयर के लिए मैंने पढ़ा था तो. नहीं, हमने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 4 किया थोड़ी था क्या? कंडक्टर की प्रॉपर्टी कर ली थी क्या हम लोगों ने क्लास में? नहीं सर, कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज नहीं देखी. गॉस लॉ लाइक थोड़ा डिस्कस किया था लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक 3 के बाद. हाँ ठीक है, थोड़ा सा बेसिक्स किया होगा. ओके, सो नाउ आई एम स्पेसिफिकली मेंशनिंग दिस एज अ प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर. प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर क्या है कि अगर हम कंडक्टर को एक्सेस चार्ज देंगे, then that excess charge will always reside on the surface of the conductor. कंडक्टर के बल्क के अंदर जो है वो हमेशा एक्सेस चार्ज जीरो होगा. दैट इज कंडक्टर इज ऑलवेज न्यूट्रल इनसाइड. जो भी चार्ज हम कंडक्टर को देंगे ना वो उसके सरफेस पे होगा, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं हो सकता. उसके अंदर सिर्फ उसके इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटम, न्यूट्रॉन्स होंगे खुद के. ओके, हमारे जो एक्स्ट्रा चार्ज देंगे ना वो कभी भी कंडक्टर के अंदर नहीं होंगे. और शायद इस वही रीजन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो. बट क्योंकि